भारत सरकार ने सुशासन, चुनौतियां और अवसर संबंधी कार्य योजना शुरू की है। इस कार्य योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग ने केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने और कार्मिकों में अनुवाद कौशल विकसित करने के लिए अंग्रेजी से हिंदी में ऑनलाइन अनुवाद प्रशिक्षण के पाठ तैयार किए हैं। अनुवाद की यह ऑनलाइन शिक्षण सुविधा अनुवाद सीखने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। प्रस्तुत पाठ का विषय अनुवाद में व्यतिरेकी विश्लेषण की समस्या अर्थात प्रॉब्लम ऑफ कंट्रास्टिव एनालिसिस इन ट्रांसलेशन है। अनुवाद में व्यतिरेकी विश्लेषण और समस्या विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक डॉक्टर श्री नारायण सिंह। डॉक्टर सिंह लंबे समय से केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद प्रशिक्षण से जुड़े हैं। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए जानते हैं कि अनुवाद में व्यतिरेकी विश्लेषण की आवश्यकता क्यों है और इससे अनुवाद में क्या फर्क पड़ता है। इस क्रम में हमारा पहला सवाल है, भाषाई अध्ययन और अनुवाद की दृष्टि से व्यतिरेकी विश्लेषण का क्या मतलब है? व्यतिरेक का अर्थ होता है भेद, अंतर, विषम अथवा विरोधात्मक स्थिति। अनुवाद के प्रसंग में इसका तात्पर्य दो भाषाओं की संरचना में समान अभिव्यक्ति के लिए पाए जाने वाले अंतर या असमानता से है। अनुवाद करते समय अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य भाषाओं के बीच विद्यमान अंतर अथवा असंगत स्थितियों का सामना प्रायः करना पड़ता है। अनुवाद के प्रसंग में यह एक आम समस्या है। इसका कारण बड़ा साफ है। दो भाषाओं के बीच ध्वनि, लिपि, शब्द, अर्थ, वाक्य, व्याकरण, संस्कृति आदि के स्तर पर भिन्नताएं होती हैं। दो भाषाओं के बीच की ये भिन्नताएं अनुवाद के काम में समस्या पैदा करती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भाषाओं की संरचना को जानना और उनकी पारस्परिक तुलना के द्वारा उनमें समान एवं असमान तत्वों को समझना जरूरी होता है। इसके आधार पर ही भाषाओं के बीच के समान और भिन्न तत्वों का विश्लेषण संभव हो पाता है। यही विश्लेषण व्यतिरेकी विश्लेषण अर्थात कंट्रास्टिव एनालिसिस कहलाता है। जी, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो भाषाओं में अभिव्यक्ति संबंधी अंतर का अनुशीलन करना ही व्यतिरेकी विश्लेषण है। तो क्या यह मानना चाहिए कि व्यतिरेकी विश्लेषण के बिना भाषाई अध्ययन या अनुवाद नहीं हो सकता है? दूसरे शब्दों में कहें तो भाषाई अध्ययन और अनुवाद में व्यतिरेकी विश्लेषण का क्या महत्व है और उसकी क्या आवश्यकता है? अक्सर देखा जाता है कि एक भाषा में कोई बात जिस तरह से कही जाती है वही बात उसी तरह से दूसरी भाषा में नहीं कही जा सकती। भाषाओं के व्याकरण संबंधी नियम ऐसा करने नहीं देते। जैसे मैंने इस चाबी से दरवाजा खोला, सामान्यतः इसकी अंग्रेजी होनी चाहिए आई ओपन द डोर बाय दिस की, परंतु ऐसा नहीं है। अंग्रेजी व्याकरण के नियम के अनुसार इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी होती है आई ओपन द डोर विथ दिस की। यहाँ हिंदी परसर्ग अर्थात प्रीपोजिशन से की अंग्रेजी बाई अथवा फ्रॉम तथा नियमानुसार प्रयोग विथ के बीच का अंतर या व्यतिरेक समस्या पैदा करता है। इससे स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करने में बाधा आती है। इस बाधा को दूर करने के लिए अनुवादक को भाषाओं की संरचना के तौर तरीके तथा व्याकरण के नियमों का सहारा लेना पड़ता है। अनुवाद में इसे व्यतिरेकी विश्लेषण कहा जाता है। व्यतिरेकी विश्लेषण अनुवाद में काफी सहायता करता है।
इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण देखें। जैसे वह कार्यालय से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। मैं सोमवार से अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूं। आई एम नॉट फीलिंग वेल सिंस मंडे। वे पिछले 5 साल से यहां काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 5 years। वह प्रतिदिन इस रास्ते से गुजरता है। ही पासेस थ्रू दिस रोड एवरी डे। अनुवाद के प्रसंग में परसर्ग संबंधी यह समस्या अत्यंत सामान्य समस्या है। इसके अतिरिक्त विशेषण, क्रिया विशेषण, काल और वृत्ति, टेंस एंड मूड, वाच्य व्यवस्था, वाक्य संरचना, सरल, मिश्रित और जटिल जैसे वाक्य का स्वरूप आदि भी अनुवाद में समस्याएं पैदा करते हैं। इन समस्याओं का समुचित समाधान करते हुए अनुवाद किया जाता है। ऐसे समय में व्यतिरेकी विश्लेषण बड़ा सहायक होता है। जी, तो क्या हम कह सकते हैं कि व्यतिरेकी विश्लेषण वास्तव में दो भाषाओं की संरचना के धरातल पर पारस्परिक तुलना है? जी हां, व्यतिरेकी विश्लेषण में दो भाषाओं की संरचना की तुलना की जाती है और इस तुलना में पाए जाने वाले समान और भिन्न तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। इससे दो अलग अलग भाषाओं की प्रकृति के साथ साथ उनकी पारस्परिक संगति एवं विसंगति को समझने में आसानी होती है। चूंकि भाषाओं की वाक्य संरचना और व्याकरण एक समान नहीं होते, इसलिए व्यतिरेकी विश्लेषण का उद्देश्य दो भाषाओं के बीच पाई जाने वाली भिन्नताओं का पता लगाना और अनुवाद करते समय उन भिन्नताओं का समाधान करना है। जी, बहुत अच्छी जानकारी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अनुवाद में व्यतिरेकी विश्लेषण को किस तरह से देखा जाना चाहिए? मेरा मानना है कि व्यतिरेकी भाषा विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य दो भाषाओं के बीच असमान अथवा अर्ध समान तत्वों की खोज करना है, ताकि भाषा सीखते समय या अनुवाद करते समय मातृभाषा व्याघात अर्थात मदर टंग इंटरफेरेंस से समान संरचनाओं के चलते होने वाली त्रुटियों से बचा जा सके। जैसे हिंदी सहित लगभग सभी भारतीय भाषाओं में द्विरुक्ति या सहचर शब्दों का प्रयोग प्रायः किया जाता है। उदाहरण के लिए आहिस्ता आहिस्ता, भिन्न भिन्न, बात बात में, घड़ी घड़ी, तरह तरह आदि। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि हिंदी में जिन शब्दों पर जोर देना होता है उनके साथ द्विरुक्ति या सहचर शब्दों का उपयोग किया जाता है, किंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी अनुवाद में द्विरुक्ति या सहचर शब्दों के लिए एक ही अभिव्यक्ति पर्याप्त होती है। जी, जैसे हिंदी वाक्य है, विरोध करने के लिए भिन्न भिन्न जगहों के लोग इकट्ठा हुए थे। इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते समय भिन्न भिन्न के लिए डिफरेंट डिफरेंट नहीं लिखा जा सकता। जी, इसका अनुवाद होगा, पीपुल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस हैड गैदर्ड टू मेक देयर प्रोटेस्ट। व्यतिरेकी विश्लेषण के सिलसिले में इस तरह के कई पहलू हैं जो एक भाषा में तो मिलते हैं किंतु दूसरी भाषा में नहीं मिलते। जी, तो आगे बढ़ते हुए हमारी जिज्ञासा होगी कि चूंकि अनुवाद स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अंतरण है, अर्थात स्रोत भाषा में कही गई बात को लक्ष्य भाषा तक पहुंचाना है, ऐसे में अनुवाद में भाषिक समतुल्यता को व्यतिरेकी विश्लेषण कितना प्रभावित करता है? अनुवाद करते समय अनुवादक स्रोत भाषा के पाठ का पहले विश्लेषण करता है, फिर उसे लक्ष्य भाषा में अंतरित करता है। स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं में मिलने वाले समान तत्वों के लिए लक्ष्य भाषा में उपयुक्त समानार्थी पर्याय ढूंढना अपेक्षाकृत आसान होता है, परंतु असमान तत्वों के लिए
लक्ष्य भाषा में समतुल्य संरचना का सृजन करना कठिन होता है। अनुवादक इस कठिन कार्य को व्यतिरेकी विश्लेषण के जरिए संभव करता है। वह दो भाषाओं के बीच विभिन्न स्तरों पर समान और असमान संरचनाओं का आधारभूत विवरण एकत्र करता है। जी। इसी विवरण के उपयोग के द्वारा वह अनुवाद करते समय भाषिक मुश्किलों का समाधान करता है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में कार्यालयी लेखन कर्मवाच्य प्रधान होता है, जैसे द एक्शन इज बीइंग टेकन इन दिस मैटर। किंतु इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि हिंदी का वाक्य विन्यास कर्तृवाच्य प्रधान होता है। इस प्रकार से द एक्शन इज बीइंग टेकन इन दिस मैटर का हिंदी अनुवाद होगा, इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। एक और उदाहरण देखें, द मीटिंग वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर। अंग्रेजी में इस तरह के वाक्य प्रायः पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। यह भी कर्मवाच्य प्रधान वाक्य है। इस वाक्य को हिंदी में यदि जस का तस रूपांतरित किया जाए तो अनुवाद होगा, बैठक की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक द्वारा की गई। परंतु जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी स्वभाव से कर्तृवाच्य प्रधानता वाली भाषा है, इसलिए इस वाक्य को भी कर्तृवाच्य में ही रूपांतरित करना स्वाभाविक होगा। इस तरह कर्ता के साथ में विभक्ति लगाकर वाक्य बनेगा, प्रबंध निदेशक ने बैठक की अध्यक्षता की। जी। ध्यान रखना होगा कि ऐसे वाक्य में क्रिया का रूप कर्म के वचन और लिंग के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार नहीं। बहुत अच्छा जी। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जटिल वाक्य के मामले में व्यतिरेकी विश्लेषण कैसे किया जाता है? जटिल वाक्य के मामले में भी इसी तरह का विश्लेषण सहायक होता है। अंग्रेजी में संयोजकों के उपयोग से कई उपवाक्यों को जोड़कर जटिल वाक्य बनाए जाते हैं, किंतु हिंदी स्वभाव से जनभाषा है। आमजन सरल और सहज रूप में छोटे छोटे वाक्यों के जरिए अपने को अभिव्यक्त करता है। स्वभावतया अंग्रेजी के जटिल वाक्य को हिंदी में रूपांतरित करते समय हिंदी की सरल सहज प्रकृति को ध्यान में रखना पड़ता है। फलस्वरूप अंग्रेजी के लंबे वाक्य को हिंदी में छोटे छोटे वाक्यों के रूप में अंतरित करना ठीक रहता है, ताकि कथन का आशय समझने में दिक्कत ना हो। एक उदाहरण देखें जी। अंग्रेजी का वाक्य है, द रियल इंडिया रिसाइड्स इन रूरल एरियाज while decision about its destiny are taken in the few capital cities through whatever information is reliably and timely available। इसी बात को हिंदी में कहने के लिए दो स्वतंत्र वाक्यों की रचना ठीक रहेगा। जैसे पहला वाक्य बनेगा, असली भारत गांव में बसता है, जबकि उसके भाग्य का फैसला कुछ बड़े शहरों में किया जाता है। और दूसरा वाक्य होगा, यह फैसला इन शहरों में जो कुछ सूचनाएं विश्वसनीय तौर पर और समय पर उपलब्ध होती हैं, उनके आधार पर लिया जाता है। याद रखना होगा कि हिंदी अनुवाद करते समय जटिल वाक्यों के प्रसंग में मुख्य उपवाक्य तथा गौण उपवाक्य के परस्पर संबंध पर ध्यान देना जरूरी होता है, तभी सही अर्थ जाना जा सकता है। जी। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में कार्यालयी कामकाज में अक्सर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने पड़ते हैं। इस प्रसंग में अर्थात अंग्रेजी हिंदी अनुवाद के क्रम में व्यतिरेकी विश्लेषण किन किन स्तरों पर करने पड़ते हैं? यह सवाल बड़ा व्यापक है। इसके अंतर्गत दो भाषाओं के व्याकरण संबंधी नियम
और वाक्य संरचना के तौर तरीके, संरचना की समानता तथा भिन्नता आदि सभी पहलुओं का विश्लेषण करना पड़ता है। मोटे तौर पर यह पहलू हिंदी अंग्रेजी वाक्य संरचना के शब्द क्रम, विशेषण के स्थान, संदर्भगत समतुल्यता, उपपदों तथा परसर्गों की स्थिति तथा अर्थ की अन्विति से जुड़ा होता है। इसे उदाहरणों के जरिए समझना उचित होगा। जी। जैसे द मैनेजर इशूड ए चेक टू द कस्टमर। इस वाक्य की हिंदी होगी प्रबंधक ने ग्राहक को चेक दिया। वाक्य संरचना की दृष्टि से अंग्रेजी और हिंदी के इन वाक्यों में शब्दों का क्रम संबंधित भाषाओं की विशिष्ट प्रकृति को दर्शाती है। इसी तरह अंग्रेजी और हिंदी के वाक्यों में विशेषण के स्थान को लेकर भी व्यतिरेक होता है। अनुवाद करते हुए इसका विश्लेषण करना जरूरी होता है। जैसे द ट्रांसलेटर वर्कड होल नाइट। हिंदी होगी अनुवादक ने रात भर कार्य किया। जी। अंग्रेजी वाक्य है he replied in a very rude manner। इसे हिंदी में कहना इस तरह से आसान होगा कि उसने बहुत अशिष्टता से जवाब दिया। जी। अनुवाद में इसी तरह संदर्भगत समतुल्यता स्थापित करने के लिए व्यतिरेकी विश्लेषण करना पड़ता है। फलस्वरूप अनुवाद में शब्दांतरण के स्थान पर भाषांतरण करना श्रेयस्कर होता है। तभी अनुवाद सहज तथा स्वाभाविक हो पाता है। जैसे द किडनैप्ड गर्ल वाज रिकवर्ड बाय द पुलिस। हिंदी में इसे इस तरह से कहा जा सकता है, पुलिस ने अपहृत लड़की बरामद की। जी, बहुत अच्छे उदाहरणों से इसको समझना और भी आसान हो रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा कि अनुवाद के सिलसिले में अन्विति संबंधी व्यतिरेक क्या होता है और किस तरह से इसका विश्लेषण किया जाता है? स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच मिलने वाले संरचना संबंधी अंतर को रूपगत अथवा अन्विति संबंधी व्यतिरेक कहते हैं। अनुवाद में सबसे अधिक व्यतिरेक रूप अथवा अन्विति के प्रसंग में ही घटित होता है। अन्विति शब्द अन्वय से बना है, जिसका अर्थ होता है संगति या संबंध। जी। वाक्य के पदों के बीच व्याकरणिक अनुरूपता को अन्विति कहते हैं। वाक्य रचना में वचन, पुरुष, लिंग, विभक्ति आदि की दृष्टि से प्रयुक्त पदों में संगति होनी चाहिए। असंगत पदक्रम वाली वाक्य रचना व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं मानी जाती। अंग्रेजी की वाक्य रचना में कर्ता और क्रिया की अन्विति होती है, लिंग की नहीं, जबकि हिंदी में कर्ता और क्रिया में वचन और लिंग की भी अन्विति होती है। अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं की वाक्य रचना में अन्विति संबंधी अंतर के चलते अनुवाद में खासी समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, राम खाना खाता है, राम टेक्स फूड। सीता खाना खाती है, सीता टेक्स फूड। वे खाना खाते हैं, दे टेक फूड। वे खाना खाती हैं, दे टेक फूड। स्पष्ट है कि हिंदी की वाक्य रचना में कर्ता के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रूप के अनुरूप क्रिया का रूप निर्धारित होता है, जबकि अंग्रेजी में एक ही क्रिया रूप होता है। इसी भांति अनुवाद में लिंग विधान का व्यतिरेक भी समस्या पैदा करता है। जैसे अंग्रेजी में मून शब्द स्त्रीलिंग है, किंतु मून का पर्याय चांद हिंदी में पुल्लिंग होता है। ऐसे में द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड क्लाउड्स का अनुवाद होगा, चांद ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा लिया है, या चांद बादलों में छिप गया है।
इसी प्रकार अंग्रेजी में शिप, स्प्रिंग, ऑटम स्त्रीलिंग है, जी जबकि हिंदी में इनके समानार्थी जहाज, वसंत और पतझड़ पुल्लिंग होते हैं। अतः अनुवाद करते समय रूप तथा अन्विति संबंधी व्यतिरेक के प्रति सदैव सजग रहना जरूरी होता है। जी, बहुत अच्छा। अब हमारा अगला प्रश्न होगा इससे जुड़ा हुआ। माना जाता है कि व्यतिरेकी विश्लेषण के लिए भाषा का ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और कथन के स्तर पर विश्लेषण आवश्यक होता है। इसे हम किस तरह से समझें? असल में व्यतिरेक के प्रसंग में ध्वनि का प्रकरण शब्दों के उच्चारण से संबंध रखता है। ध्वनि संबंधी व्यतिरेक बड़ा दिलचस्प होता है। अंग्रेजी के स्वर अक्षरों जैसे ए, ई, आई, ओ और यू से बने शब्दों के उच्चारण बड़े उलझनकारी होते हैं। मसलन ए के लिए अ और आ तथा ए तीनों ध्वनियां काम आती हैं। तीनों ध्वनियां बोली और लिखी जाती हैं, जैसे अमर, आर्ट, एबल। इसी तरह से ई, आई, ओ और यू के उच्चारणों में भी व्यतिरेक पाया जाता है, जी जैसे डेन और डेलिट, डाई और डिग, डू और डॉक, रन और रूबी। जी इन उदाहरणों के जरिए यह समझना जरूरी है कि जब एक ही अक्षर से बने शब्दों के उच्चारण में इतने अंतर मिलते हैं तो दूसरी भाषा में काम करने वाले व्यक्ति के सामने उलझन उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद के क्रम में ऐसे ध्वनिगत अंतर के प्रति सचेत रहना हमेशा लाभकारी होता है। जी, तो यह तो बड़ा ही दिलचस्प विश्लेषण है। शब्द के मामले में व्यतिरेक को हम कैसे समझेंगे? जी, शब्द रचना के मामले में भाषाओं का अध्ययन निश्चय ही दिलचस्प है। बनावट की दृष्टि से भाषाओं में रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ जैसे 3 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, किंतु किसी भाषा के रूढ़ या यौगिक अथवा योग रूढ़ शब्द के लिए दूसरी भाषा में वैसा ही शब्द नहीं होता। यथा अंग्रेजी में कैबिनेट, ट्रेन, प्रेसिडेंट शब्द रूढ़ शब्द हैं। इनके हिंदी पर्याय मंत्रिमंडल, रेलगाड़ी और राष्ट्रपति शब्द रूढ़ शब्द नहीं है, बल्कि संकल्पना के आधार पर बनाए गए यौगिक शब्द हैं। वैसे हिंदी में भी बहुतेरे रूढ़ शब्दों के अंग्रेजी पर्याय यौगिक हैं, जैसे सुंदर, ब्यूटीफुल, तितली, बटरफ्लाई, छूट, डिस्काउंट। जी शब्द रचना के मामले में उपसर्ग, प्रत्यय के साथ साथ संधि तथा समास की भी बड़ी भूमिका होती है। ऐसे शब्दों का अनुवाद बड़ा व्यतिरेकी होता है। उदाहरण के लिए हिंदी के अ उपसर्ग से बने शब्दों और उसके अंग्रेजी पर्याय को देखा जा सकता है। जी सुरक्षा, असुरक्षा, नैतिक, अनैतिक, शांत, अशांत, योग्यता, अयोग्यता। अब इन शब्दों को अंग्रेजी में देखें। सुरक्षा सिक्योरिटी तो असुरक्षा इनसिक्योरिटी, नैतिक मॉरल तो अनैतिक इमोरल, शांत क्वाइट तो अशांत अनक्वाइट। इसी प्रकार योग्यता क्वालिफिकेशन है तो अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन। इन उदाहरणों में व्यतिरेक यह है कि हिंदी में एक ही उपसर्ग के लिए अंग्रेजी में इन, इम, अन और डिस उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। जी इसी तरह अंग्रेजी में भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एक ही उपसर्ग प्रेफिक्स से बने हैं, किंतु उनके हिंदी पर्याय एकदम भिन्न मिलते हैं, जैसे डिसकलर बदरंग, डिस्करेज हतोत्साहित, डिसेबल
पंगु। ऐसे ही प्रत्यय से बने शब्दों का व्यतिरेक भी विचारणीय है। जैसे परिश्रम लेबर तो परिश्रमी लेबोरियस, राष्ट्र नेशन तो राष्ट्रीय नेशनल, खेत फार्म तो खेती फार्मिंग, ऊर्जा एनर्जी तो ऊर्जित एनर्जाइज। ऐसे ही सामासिक शब्दों के अनुवाद में भी व्यतिरेकी विश्लेषण बड़ा कारगर होता है। जैसे जलपान ब्रेकफास्ट, जलवायु क्लाइमेट, प्रयोगशाला लैबोरेटरी, देशभक्ति पैट्रियोटिज्म आदि। जी, बहुत अच्छा। तो आज अब इस परिचर्चा में हमारा आखिरी सवाल है कि आप व्यतिरेकी विश्लेषण को किस तरह से परिभाषित करते हैं? मेरा मानना है कि व्यतिरेकी विश्लेषण अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के समान और भिन्न बिंदुओं का विश्लेषण करने की दृष्टि देता है। भाषाई विश्लेषण के प्रति अनुवादक को सजग तथा सचेत करता है। इससे अनुवादक न केवल दो भाषाओं की विशिष्ट प्रकृति के बारे में जानकारी हासिल करता है, बल्कि सही और सटीक अनुवाद के मार्ग में अड़ंगा पैदा करने वाली भाषा संरचना की समस्याओं तथा बारीकियों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उसका निपटारा करता है। तभी अनुवाद सृजन